नमस्ते बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा कोर्स लगभग कंप्लीट होने वाला है। आज हम भारतीय राजनीति की प्रकृति पर बात करेंगे। वर्तमान में भारत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की प्रयोगशाला है। यह अपेक्षाकृत और भी अधिक जटिल समाज व्यवस्था के अंतर्गत एक जटिल राज्य व्यवस्था है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राजनीति के सम्मुख सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य था राजनीतिक और आर्थिक विकास के साथ साथ समाज के पुराने ढांचे को बदलना, और हमने इसके लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाया, जो न केवल व्यवहारिक था वरन एक आदर्श भी था। इसी के आधार पर हमने राष्ट्रीय एकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रयास किया। तो वैसे तो आम चुनाव हुए, भारत का लोकतंत्र बहुत अधिक सशक्त रहा। तो भारतीय राजनीति की प्रकृति में समय समय पे बच्चों बहुत सारे पॉइंट्स देखने को मिले, बहुत सारे बिंदु देखने को मिले। तो हम आज उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो भारतीय राजनीति की प्रकृति के संबंध में हम कह सकते हैं वो है कि भारत की राजनीति परंपरा और आधुनिकता का समन्वय है। भारत में ऐसा समन्वय है। भारत में परंपराओं और परंपरागत राजनीतिक जीवन को समाप्त करने के बजाय उसे आधुनिक रूप देने की चेष्टा की गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की में जब अगर हम परंपरागत बात करें तो स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक लोकतांत्रिक संस्थाएं स्थापित की गई है, और आधुनिक राज्य व्यवस्था का पुरानी राज्य व्यवस्थाओं से मेल करने का प्रयास भी किया गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की आधुनिकता के दर्शन भारतीय संविधान, न्यायालयों, संसदीय वाद विवाद, उच्च स्तरीय प्रशासन, सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के उच्च स्तरों, प्रेस के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। भारतीय राजनीति के परंपरागत तत्वों को राज्य, जिला और विशेषतया स्थानीय स्तर पर देखा जा सकता है। गांव, जाति, अगणित उपजातियों, छोटे छोटे राजनीतिक समूह और स्थानीय नेताओं का व्यवहार इन परंपरागत तत्वों से ही चालित होता है। कोशिश ये की जा रही है कि इस खाई को कम किया जा सके। फिर देखिए बच्चों, नेक्स्ट है भारतीय राजनीति में साधुता का तत्व। भारतीय राजनीति में साधुता का तत्व विद्यमान रहा है। कम औपचारिक रूप में राजनीति से बाहर रहकर और कभी राजनीति में प्रवेश कर राजनीति को प्रभावित करने और उसे सही दिशा देने की चेष्टा की गई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 6 माह बाद तक महात्मा गांधी, उसके बाद विनोबा भावे, जयप्रकाश कृपलानी, वीएस ताराकुंडे और मानवीय अधिकार और स्वतंत्रता से जुड़े अन्य कुछ व्यक्ति को हम इस श्रेणी में ले सकते हैं, जिन्होंने मद्य निषेध जैसे आंदोलन को संचालित किया है। भारतीय राजनीति में साधुता के इस तत्व का व्यवहारिक राजनीतिक आचरण में तो बहुत ही कम देखा जाता है, लेकिन फिर भी कुछ व्यक्ति जो है इसमें दृष्टिगोचर होते हैं। फिर है सत्ता परिवर्तन की व्यवस्थित पद्धति। भारत में सत्ता परिवर्तन की सुस्थिर पद्धति स्थापित हो गई है, जिसने लोकतांत्रिक व्यवस्था को सबलता प्रदान करने का कार्य किया है। जैसे 1964 में शास्त्री के पद ग्रहण के बाद, 1966 में गांधी के पद ग्रहण के बाद जो सत्ता परिवर्तन होता है वो मतपेटी पर आधारित रहा है, और ये भारतीय लोकतंत्र का बहुत ही अच्छा पक्ष है। फिर देखिए बच्चों, सिद्धांत में हमारे यहाँ समाजवादी व्यवस्था है। हमने वैसे तो किसी विशिष्ट राजनीतिक दर्शन को नहीं अपनाया है, लेकिन फिर भी समाजवाद ने भारतीय राज्य व्यवस्था के विचार दर्शन की स्थिति प्राप्त कर ली है। भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजना और नियोजित आर्थिक विकास के आधार पर लोकतांत्रिक समाजवाद की दिशा में यात्रा प्रारंभ की और आर्थिक सामाजिक न्याय को अपना लक्ष्य घोषित किया, और 42वें संविधान संशोधन के आधार पर भारत को एक समाजवादी राज्य घोषित किया गया। नेक्स्ट है व्यवहार में पूंजीवादी अर्थतंत्र। हमने घोषित तो भारतीय समाजवादी अर्थतंत्र है, लेकिन हमारा जो आर्थिक विकास है वो पूंजीवादी अर्थतंत्र की ओर तीव्र गति से है। इसके 2 लक्षण देखिए। प्रथम, उत्पादन व्यवस्था पे निजी पूंजीपतियों का आधिपत्य, और दूसरा आर्थिक क्षेत्र में तीव्र प्रतियोगिता की स्थिति। और ये 2 लक्षण भारत में हमेशा विद्यमान रहे हैं, और हमने 19वीं सदी के अंत में तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के नाम पे पूंजीवादी अर्थतंत्र को ही अपनाया। जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आई है, प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न हुई है, तो ये सब पूंजीवादी अर्थतंत्र के ही कारण है। फिर
भारतीय राजनीति का नेक्स्ट हम प्रकृति में देखते हैं तो पंथ निरपेक्षता हमारा प्रमुख लक्षण है और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य भी घोषित कर दिया गया है। पंथ निरपेक्षता से मतलब है कि धार्मिक विश्वास व्यक्ति के निजी विश्वास का विषय है, व्यक्ति के धर्म से राज्य संबंधित नहीं है, सभी धर्मों और धार्मिक समुदायों का राज्य का परोपकारी संरक्षण प्राप्त है और राज्य अपने नागरिकों में उनके धार्मिक विश्वास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट है प्रभावशाली नेतृत्व हमेशा हमारी भारतीय राजनीति का एक प्रमुख बिंदु रहा है। जैसे पहले नेहरू को देखिए, फिर आप इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व को देखिए, फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व और वर्तमान में मोदी का जो व्यक्तित्व है, ये एक प्रभावशाली नेतृत्व प्रधानमंत्री पद का जो नेतृत्व है वो ग्रहण करता है। तो सामान्यतया हमारे यहाँ प्रभावशाली नेतृत्व की ही स्थिति रहती है। दूसरा नेक्स्ट हमारे यहाँ क्षेत्रीय दलों की शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है। क्षेत्रीय दल सदैव रहे हैं और लेकिन वर्तमान में ये बहुत अधिक पावरफुल हो गए हैं और कई बार तो केंद्र सरकार को समर्थन देकर ये किंग मेकर की भूमिका भी निभाने लगे हैं। क्षेत्रीय दलों के साथ साथ क्षेत्रीय प्रवृत्तियों ने भी बहुत अधिक शक्ति प्राप्त कर ली है तथा उन्होंने दबाव और प्रतिदबाव की स्थिति को अपना लिया है। राजनीतिक दल अपने सांसदों और विधायकों को दलीय अनुशासन में बांधकर नहीं रह पाते हैं और वो क्षेत्रीय मांगों के लिए कई बार आंदोलन प्रवृत्ति पर उतर जाते हैं। इसके अतिरिक्त 1946 के पूर्व तक तो एक दल की सरकार थी, लेकिन वर्तमान में मिलीजुली सरकार की जो है संभावना अधिक देखने को मिलती है और ये भी हमारी भारतीय राजनीति की एक प्रवृत्ति मानी जा सकती है। फिर भारतीय राजनीति की जब हम प्रवृत्ति की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार, हिंसा और धन की बढ़ती हुई भूमिका भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। भारत में आंदोलन की राजनीति के कारण हड़ताल, प्रदर्शन, भूख हड़ताल के द्वारा राज्य सरकारों पर दबाव डाला जाता है और भारत में उच्च प्रशासन वर्ग और बड़े व्यापारियों में और राजनीतिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में सामने आया है। हिंसा की भूमिका भी बढ़ती जा रही है। राजनीति का अपराधीकरण भी राजनीति का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। आज से लगभग 4 दशक पूर्व ऐसा नहीं था, लेकिन वर्तमान में अपराधीकरण बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार और अवसरवादिता राजनीति का एक रूप है और वो है राजनीतिक दल बदल, जो लोकतंत्र को ही खोखला कर देता है। तो ये भी भारतीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता बन गई है। आज भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, समझ राज व्यवस्था अनेक संकटों के दौर से गुजर रही है, लेकिन इन सब के बावजूद निराशा और हताश होने का कोई कारण नहीं है। सामान्य जनता में लोकतंत्र के प्रति गहरी आस्था और निरंतर बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना एक बड़ा आशाजनक तथ्य है। जनता ने अब तक केंद्र में भी 7 बार सत्ता परिवर्तन कर अपनी शक्ति को पहचान लिया है और यह तथ्य भारतीय लोकतंत्र, भारतीय राजनीति और भारतीय प्रशासन इन सब के लिए एक शुभ तत्व है। लोकतंत्र मूलतः एक नैतिक व्यवस्था है, अतः हमें नैतिक मापदंडों और मर्यादाओं को पुनर्स्थापित करना होगा। केंद्र में सुदृढ़ सरकार का गठन हमारी एक बड़ी आवश्यकता है। हमें एक ऐसी सामर्थ्यवान सरकार चाहिए जो टकराव और संघर्ष के बजाय आम सहमति से शासन चलाए। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था संक्रमणकालीन दौर से गुजर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि वह इस संकटों को पार कर लेगी। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था समस्त राज व्यवस्था का भविष्य उज्जवल है, यह निश्चित रूप से तय है। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।